Hello and welcome to Bright Avishkar Exam Prep. In this video, we shall be discussing about the important topic of computer which is Microsoft Office और उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं जैसे MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access और उसकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और टिल 2021 तक जो नए वर्जन आए हैं MS Word के तो उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आगे जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स, ताकि हमें आपकी ओर से जो मोरल सपोर्ट मिलनी चाहिए वो मिल पाए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर या जब हम अभी कभी काम करते हैं, स्पेशली जब मैं काम करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो वहाँ पर मुझे ये पॉजिटिविटी मिल पाए कि मुझे भी यहाँ पर आप सभी के द्वारा सपोर्ट दी जाती है ताकि हम अच्छे तरीके से पर्सनली मैं आपके लिए अच्छे तरीके से काम कर पाऊँ। बिकॉज़ काफ़ी मेहनत लगती है, आप सभी को पता, और इस टाइम में मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। जो बाई हुक कर क्रुक किसी तरीके से काम करता है उसके व्यूज़ देखो या उसकी सपोर्ट देखो तो लाइन लगी है, बट रियल वॉरियर्स जो होते हैं उनको काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और उनको सपोर्ट नहीं मिलती। सो चलो खैर, ये तो आपकी बात है और आप तक है, क्योंकि सपोर्ट करना ना करना ये आप सभी का एक हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आप सभी को पता भी है किसको सपोर्ट करनी है और किसको नहीं करनी है। बिकॉज जो रिचर्स होते हैं वो रिचर्स होते जा रहे हैं और जो पोरर हैं वो पोरर होते जा रहे हैं। चलो छोड़ो, ये सोशियोलॉजी की थ्योरी है, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट 4 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है कि अगर अभी तक आपने पहले वाले 3 टेस्ट को नहीं देखा है तो एक बार उन टेस्ट को देख लें, क्योंकि उनके अंदर जो क्वेश्चंस कंटेन करे हैं एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आप सभी को वहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड करे हैं। ये प्लेलिस्ट में आप चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपको 0 to A to Z यानी जो कवरेज है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की उसकी होगी। कुछ कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में हम कवर कर दें, लेकिन अगर फिर भी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को पढ़ाना है, आप देख सकते हैं, तो उसके लिए आपका टाइम लग सकता है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे कामों को ख़त्म करके ही इस लेक्चर को शुरू करें और अपने इस टारगेट को अंजाम दें। मैं आपको ये श्योर करवाता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इस 45 मिनट्स के अंदर जो आप चीज़ सीखेंगे वो तो ना आप बुक से पढ़कर सीख पाएंगे, ना ही आप किसी और से सीख पाएंगे, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे आपके लिए नहीं 5 से 6 नहीं, कम से कम 10 से 12 सोर्सेज को मर्ज करवा के आपके लिए ये लेक्चर्स प्रिपेयर करी गई है और आपको पता है कि किस प्रकार का कंटेंट आपको दिया जाता है। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैक्सिमम हमारे इस पहले पार्ट के अंदर हम लगभग 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस को लर्न करेंगे और जानेंगे और उसके पीछे का जो कंसेप्ट है उसको भी जानेंगे। और अगर अभी तक आपने कोई कंप्यूटर नहीं चलाया या लैपटॉप नहीं ऑपरेट करा तो इसके थ्रू आपको अगर उसके लिए शॉर्टकट कीज़ या उसके लिए कोई MS वर्ड या MS एक्सेल के जैसे क्या क्या फीचर्स होते हैं उन सभी की यहाँ पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन सभी के लिए बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी का आंसर मुझे चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो किसके द्वारा डेवलप्ड करी गई थी, किस कंपनी के द्वारा डेवलप्ड करी गई थी? बिकॉज ऑप्शन के अंदर कंपनी के नाम है। माइक्रोसॉफ्ट ने करा था इन 1888, या फिर उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट इन 1970, उसके बाद है यहाँ पे सन माइक्रोसॉफ्ट इन 1980, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सभी को पता है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। यानी कई बुक्स के अंदर यहाँ पे इसके बारे में आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट इन 1988 सही आंसर है। कई बुक्स के अंदर आपको 1989 भी देखने को मिलता है। बस ये आप बात मान लें कि अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन के अंदर 1985 से लेकर 1990 के बीच में हो तो वहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन आपका हो सकता है। इसकी बात करेंगे कि किसने इसको बनाया था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने यहाँ पे 1988 के लिए 1988 में यहाँ पे जो मैकिन्टॉश था उसके लिए यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डेवलप करा था। बात करें यहाँ पे उसके बाद आपको वर्जन्स देखने को मिलते हैं। जो विंडो 1 वर्जन था जो अक्टूबर 1990 के अंदर आया था, 1990 के अंदर आया था। इसके अंदर आपको एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन देखने को मिली थी। एक तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे आपको देखने को मिला था इसके अंदर। तो इन सभी की यहाँ पे बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। आपको मैंने बताया शुरू की पहली स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ था। ऑफिस XP, ऑफिस 2007, ऑफिस विस्टा, ऑल ऑफ द अबाव, या इनमें से कोई भी नहीं। कैसे था? क्योंकि ये इसके वर्जन है, ये विंडोज़ या ऑफिस के वर्जन है। ये ऑफिस 2007, ऑफिस विस्टा, तो इनमें से कौन सा यहाँ पे वैलिड वर्जन नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है? यहाँ पे हम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वैलिड वर्जन की बात करें तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा
वो ऑफिस विस्ता नहीं है। इनमें से MS ऑफिस का वर्जन कौन नहीं है? तो ऑफिस जो विस्ता है वो नहीं है। देख लेते हैं क्यों। क्योंकि सबसे पहले अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो उसका जो लेटेस्ट वर्जन है ये आप सभी को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो MS 2021 का जो है वो आ गया है मार्केट के अंदर, तो ये अभी लेटेस्ट है। दूसरा है जो MS वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, खासकर ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अब वर्ड प्रोसेसिंग यानी सॉफ्टवेयर का जो काम होता है वो किसी की बायोग्राफी या कोई ऐसे या किसी तरीके से आपको जब राइटिंग करते हैं उसके लिए आप पैराग्राफ राइटिंग टाइप आप कुछ भी लिखते हैं, किसी की बायोग्राफी लिखें या कोई स्टेटमेंट लिखे तो उसके लिए यहाँ पे आपका काम में आता है। अगर आपको चार्ट्स या यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन करनी हो तो उसके लिए आप एक्सेल का यूज़ करते हैं। बात करें हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है ये। उसके बाद ये यहाँ पे कई ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ये कॉमन लेटर्स को लिखने के लिए यूज़ में लाया जाता है जो डेस्कटॉप पे आपको देखने को मिलते हैं, और उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को ये पब्लिश करता है या लिखने में हेल्प करता है जिनकी जो मेमोरी है यानी जो 45K से क्या होते हैं बिलो होते हैं, उनको यहाँ पे हेल्प करता है राइट और पब्लिश करने में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड। ये सभी फाइल्स हैं, आप सभी को बताना इनमें से कौन सी ऐसी फाइल है जो MS वर्ड का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हैं। क्या वो windword.exe है? क्या वो word.exe है? क्या वो msword.exe है? या फिर word 2003.exe है? तो आपके पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है windowword.exe। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब कैसे ऑप्शन ए है, अब यहाँ से आपकी डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये windword.exe है क्या। ये एक फाइल का नेम है जो एग्जीक्यूटेबल है, यानी जो एग्जीक्यूट की जाती है उस फाइल का नेम है MS वर्ड के अंदर। जहाँ पे आप क्या करते हैं, किसी वर्ड को लॉन्च करते हैं उसके अंदर यहाँ पे इसका यूज़ होता है। बात करें यहाँ पे जो विंड वर्ड है ये किस लिए स्टैंड होता है, ये विंडोज़ वर्ड जो है MS के अंदर उसके लिए यहाँ पे स्टैंड होता है। कुछ इस प्रकार का आपको इसका इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे आपके लिए स्क्रीन पूरी विजिबल कर रहा हूँ ताकि आप इसको देख पाएँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको इस प्रकार का ये इंटरफेस देखने को मिलता है जो डेस्कटॉप पे देखने को मिलेगा आपके अपने सिस्टम के ऊपर। वहाँ पे आप इस PC के अंदर जाएंगे, सबसे पहले दिस PC में आप क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे ये फाइल्स होंगी और ये फाइल यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपने मैनेज के लिए करा है तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला है ये विंडवर्ड। देखने जब विंडवर्ड पे आप कलेक्ट करेंगे यानी क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये ट्रबल शूट कंपेटिबिलिटी है, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे जाके आपकी जो इन वर्ड लॉन्च होते हैं ये वहाँ पे होते हैं, उस तरीके से यहाँ पे आपका विंड वर्ड जो है यानी एक किस तरीके से स्टार्ट करता है MS वर्ड को ये स्टार्ट करता है, ये इस तरीके से MS वर्ड यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे अगर आपको इसको शॉर्टकट वे से यानी शॉर्टकट की के थ्रू यहाँ पे इसको रन करना है तो इसके लिए आपको शॉर्टकट कमांड है। मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनकी स्क्रीनशॉट लेते रहना, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा। बात करें यहाँ पे शॉर्टकट की कौन सी है, तो Window+R को जब आप एक साथ दबाएंगे प्रेस करेंगे और उसके साथ सामने आपको इस प्रकार का कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आपका देखने को मिलेगा। इसके अंदर अगर आपको विंडवर्ड टाइप करेंगे और उसके बाद ब्राउज़र कर देंगे तो आपको ये फाइल डायरेक्ट आपको वहाँ पे ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ईच बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड ए। जो आपकी स्प्रेडशीट बनती है इस प्रकार की एक्सेल के अंदर, या उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको फील्ड कहा जाता है, क्या उसको रिकॉर्ड कहा जाता है? इसका मतलब इसने यहाँ पे ये पूछा। इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। मार्कशीट के ऊपर आपने देखा होगा ये वाला जो ब्लॉक है इसको क्या कहा जाएगा, इसका मतलब है ये वाला ब्लॉक इसको क्या कहा जाएगा? क्या इसको फील्ड कहा जाएगा, रिकॉर्ड कहा जाएगा, एम्प्टी स्पेस कहा जाएगा, या फिर इसको सेल कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर है सेल। इसको सेल कहा जाता है। ईच बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड ए सेल। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। ये मैंने पहले भी करवाया है आपको, अगर आपने पिछले लेक्चर को अच्छे से देखा है, जब वहाँ पे मैंने MS विंडोज़ के बारे में आपको पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था इनमें से कौन सा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। क्या वो .txt है, या .word है, .word है, .docx है, या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो ऑप्शन यहाँ पे आपको डी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करें, वर्ड की बात करें txt दिखाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब कुछ यहाँ पे इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। फाइल एक्सटेंशंस की बात करें जो पर्सनली MS वर्ड के अंदर यूज़ की जाती है उनमें है .doc। ये MS वर्ड जो 2003 वर्जन है उसके अंदर ये यूज़ की जाती है।
उसके बाद .docx जिसको हमें क्वेश्चन में भी देखा ये है, ये 2007 जो MS वर्ड है, MS वर्ड 2010, MS वर्ड 2016 और अभी जो MS वर्ड 2021 आया इसके अंदर ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि क्या करें, ये एक डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है और एक्सटेंशंस का काम क्या होता है कि वो फाइल को क्या कर देता है, सेव कर देता है डिफरेंट आइडेंटिटी के हिसाब से। अब यहाँ पे जो DOC के साथ जो X लगा हुआ है इसका यूज़ है, ये XML फाइल होती है। ये क्या होती है, XML फाइल। उसके बाद .docm यहाँ पे मैक्रोस के लिए यूज़ होता है और इस मैक्रोस के ऊपर मैंने यहाँ पे आपका जब हम 35 क्वेश्चन नंबर को क्रॉस करेंगे उसके ऊपर यहाँ पे मैं काफ़ी ब्रीफ तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, इसीलिए इसकी स्क्रीनशॉट लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैक्रोस होता क्या है। अब बात करें व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे डायलॉग बॉक्स की इंटरफेस आपको दिखाऊंगा, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका डायलॉग बॉक्स है। तो इसके लिए यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिससे आप डायलॉग बॉक्स को ओपन करते वहाँ पे आप टाइप करके कोई भी ब्राउज़र में या कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं। क्या वो F12 है, यानी F यहाँ पे फंक्शनल कीज़ के लिए यहाँ पे जो होता है, हम फंक्शनल कीज़ की बात करेंगे, क्या वो Ctrl+F12 को प्रेस करने से यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, या फिर Alt और F12 को इकट्ठा प्रेस करने से होता है, या Shift+F12। जो इसका सही आंसर आप सभी को पता भी होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आपको जब भी डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो आपको कंट्रोल के साथ F12 को ज़रूर प्रेस करना है। ये यहाँ पे इसमें से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है। F1 से F12 तक ये फंक्शनल कीज़ होती हैं जिनमें से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे जब आप इस तरीके से ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा डायलॉग बॉक्स। डेस्कटॉप पे आप फिर जाना, उसके बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके से जिस फाइल के अंदर भी एक्सेस करना होगा, ये आपका पूरा का पूरा मैंने पहले भी दिखाया डायलॉग बॉक्स की एग्जांपल है। कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस यहाँ पे विंडो एक ओपन होगा, जिसके बाद आपको जो नेक्स्ट कमांड है जिस पर्पज़ के लिए आपने उसको ऑपरेट करा उसको आप अंजाम दे सकते हैं। सबसे पहले इस वाली जो स्लाइड है इसकी स्क्रीनशॉट सभी ले लें। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शनल कीज़ हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले ली, नहीं ली तो एक बार फिर से ले लें। आई होप अभी तक डन हो गया है। बात करें यहाँ पे फंक्शनल कीज़ का यूज़ क्या होता है। जब आप F1 प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, ये जो स्क्रीन को ऊपर क्या करते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं हर एक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए आप F1 का करते हैं, यानी ओपन द हेल्प स्क्रीन फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। जब आप F2 को प्रेस करेंगे तो ये आपका किसी फाइल का जो सिलेक्टेड फाइल होगी या सिलेक्टेड फोल्डर होगा उसका नाम चेंज करने के लिए, रीनेमिंग के लिए यहाँ पे F2 को प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे F3 की बात करें तो ये यहाँ पे सर्च फीचर को ओपन करता है। कहीं पे आपको कुछ सर्च करना हो किसी एप्लीकेशन के लिए, यानी यहाँ पे कोई जो एक्टिव है उस टाइम पे अगर आप F3 दबाएंगे तो आपके पास सर्च का जो फीचर होगा वो ओपन हो जाएगा। जब आप यहाँ पे F4 को दबाएंगे तो आपको Alt और F4 क्या करता है, यानी एक्टिव विंडो को क्लोज करता है। इसी तरीके से यहाँ पे Alt के साथ अगर आप F4 को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी विंडो, जिसके विंडो के ऊपर अभी आप काम कर रहे हैं, उसको यहाँ पे क्लोज करने के लिए यहाँ पे ये क्या करेगी, यानी हेल्प प्रोवाइड करेगी। उसके बाद यहाँ पे F5 की बात करें, ये फंक्शनल की है और इस पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी फंक्शनल कीज़ आर इन कीबोर्ड। तो वहाँ पे आपको देना कि कितनी होती हैं, 12 कीज़ होती हैं। 5 की बात करें, ये रिफ्रेश और रिलोडिंग के लिए, जो कभी पेज को रिलोड करते हैं या किसी डॉक्यूमेंट को, विंडो डॉक्यूमेंट को या विंडो के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को जब हम लोड करते हैं और रिलोडिंग के लिए यहाँ पे, या जब आप जिस तरीके से आप अपना लैपटॉप या कोई सिस्टम ऑपरेट करते हैं वहाँ पे आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, इसी तरीके से आप डायरेक्ट F5 को प्रेस करके भी अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर सकते हैं और या किसी पेज या डॉक्यूमेंट को आप रीलोड कर सकते हैं विंडो के ऊपर। उसके बाद फंक्शनल की F6 की बात करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा जब आपका कर्सर मूव होता है वहाँ पे आपका एड्रेस बार बताता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो इंटरनेट ब्राउज़र्स होते हैं उनके ऊपर आपको इस तरीके से देखना, तो उसके लिए आप F6 का यूज़ करते हैं। F7 की बात करें, यहाँ पे आपको ग्रामर की स्पेलिंग या कोई स्पेल चेक करना हो, स्पेलिंग चेक करनी हो किसी डॉक्यूमेंट की जिस पे आप काम करें एक्टिव विंडो के ऊपर, किसी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, यानी उस टाइम पे आप F7 का यूज़ करके वहाँ पे उसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट आप F7 प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी या जो ग्रामर की करेक्शन होगी वो आपको वहाँ से दिख जाएगी। उसको आप बाद में ऑटो करेक्ट कर सकते हैं या करेक्ट भी कर सकते हैं। F8 जो फंक्शनल की है, इससे आप क्या करते हैं, आप अपने जब बूट मेन्यू को जब आप ऑपरेट करते हैं अपने सिस्टम को, तब यहाँ पे ये एक्सेस दिलवाता है ताकि आपकी जो विंडो है आपके कंप्यूटर के ऊपर वो टर्न ऑन हो जाए, यानी ऑन हो जाए, ऑपरेट हो जाए। F9 की बात करें तो यहाँ पे ये रिफ्रेशिंग, जो डॉक्यूमेंट को अगर आपको रिफ्रेश करना है, किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को अगर आपको रिफ्रेश करना है तब आप F9 की का यूज़ करेंगे। उसके बाद किसी को आप सेंड करने के लिए, किसी को आप किसी की मेल को रिसीव करने के लिए जब आप माइक्रोसॉफ्ट
का यूज़ करते हैं उसके लिए यहाँ थ्रू ईमेलिंग की हेल्प के लिए भी आप याद कर सकते हैं। इसका मतलब आपको सिंपल सा याद रखना है, किसी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना हो या कभी ईमेल के थ्रू किसी डॉक्यूमेंट को हमने भेजना हो या रिसीव करना हो, उसके लिए हम फंक्शनल की 9 का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे F10 किसके लिए होता है? ये मेन्यू बार को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। और आप सभी को पता है कि मेन्यू बार कहाँ पे होता है, ये आप सभी को पता भी होना चाहिए कि क्योंकि मेन्यू बार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से आपका यहाँ पे मेन्यू बार दिखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप इसको बारे में अच्छे से पता रखें। उसको एक्टिवेट करते हैं जब आप शिफ्ट और F10 को एक साथ इकट्ठा करते हैं। साथ साथ में लिखते रहें या इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। शिफ्ट और F10 को जब इकट्ठा दबाते हैं तब राइट क्लिकिंग के थ्रू यहाँ पे आपका जो मेन्यू बार होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद F12 की बात करें, यहाँ पे किसी फुल स्क्रीन मोड के ऊपर यहाँ पे जो इंटरनेट ब्राउज़र्स होते हैं उसको इंटर या एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और F12 की बात करें तो यहाँ पे किसी डायलॉग बॉक्स को सेव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इसका हम F12 उस डॉक्यूमेंट को क्लिक करा, उसके बाद F12 पे क्लिक किया और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को हम सेव करने के लिए इसका यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये सभी की सभी फंक्शनल कीज़ थी। इनके साथ कुछ और यहाँ पे कीज़ को प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे कुछ और काम भी कर सकते हैं। ये आपके पास है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। जब आप शिफ्ट और F11 को एक साथ प्रेस करते हैं तब आपके पास एक नई वर्कशीट आती है जिस पे आपको काम करना है, कर सकते हैं। उसके बाद जब आप शिफ्ट और F12 को बताएंगे तो तब आपको हमने बात करी कि ये सेविंग ऑफ फाइल का काम करती है, इन फाइल को सेव करने में हमारी हेल्प करेगी। जब आप कंट्रोल और F12 को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या होगी, एक नई फाइल ओपन होगी। इन्हीं जो फाइल आप ओपन करना चाहते हैं वो आपके पास ओपन हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट और F12 को जब एक साथ आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो अगर आपको जो आपका एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको अगर आपको प्रिंट करना है तो उसके अंदर ये आपकी हेल्प करेगा। अगर आप Alt शिफ्ट और F2 को एक साथ करेंगे तो ये फाइल को सेविंग के लिए काम करेगा। शिफ्ट F12 Alt प्लस शिफ्ट प्लस F2 ये दोनों सेम काम करते हैं। कंट्रोल प्लस P को भी आप डायरेक्ट प्रेस करके आप किसी फाइल को प्रिंट करवा सकते हैं। कंट्रोल प्लस S की बात करें तो ये भी फाइल के सेव के लिए काम यूज़ किया जाता है। इट मीन्स F12 और शिफ्ट को एक साथ दबाने से, शिफ्ट Alt और F2 को दबाने से और उसके बाद कंट्रोल प्लस S को दबाने से एक ही काम होता है। अगर आप कंट्रोल प्लस W दबाते हैं तो वहाँ पे आपकी जो फाइल ओपन है उसको क्लोज करने के लिए ये शॉर्टकट की है। डायरेक्ट आप F12 को बताएं तो ये फाइल को क्या करती है, सेव करती है। कंट्रोल प्लस F2 को अगर दबाएं तो ये फाइल को प्रिंट करने में हेल्प करती है। तो इंपॉर्टेंट कीज़ हैं, इसीलिए आप सभी याद रखें। अब यहाँ पे अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर किसी फाइल को ओपन करना, उसके लिए आपके पास ये है, आपको सबसे पहले फाइल पे जाना, ऑफिस पे जाना, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। 2016 के बाद इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो 2016 के बाद जो नए विंडोज़ आए, जैसे आप कंट्रोल प्लस O के थ्रू भी यहाँ पे उनके अंदर यहाँ पे ओपन किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F12 अगर प्रेस करें तो वहाँ से उसके थ्रू भी यहाँ पे आप किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कोई ऑप्शन देखना हो जिससे आप MS वर्ड के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर पाएँ एज ए फाइल, उसके लिए यहाँ पे ये जो जितने भी हैं सबसे पहले आपको फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव और सेव एज आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज इन कंप्यूटर, या इस तरीके से आपके इन कंप्यूटर सिस्टम। तो वहाँ पे कंट्रोल प्लस S करके डायरेक्ट शॉर्टकट की है जिससे आप जो आप करंट फाइल जिस पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे उसको सेव कर सकते हैं। और F12 से डायरेक्ट आप उसको सेव एज कर सकते हैं। अब सेव एज का मतलब क्या होता है ये भी मैंने यहाँ पे लिखा, आप इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेव एज का मतलब यह है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं जो एग्जिस्टिंग है, लेकिन जब आप उसको सेव एज करेंगे जिसका मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग नेम है वो चेंज करना पड़ेगा, आपको एक नया नेम, एक डिफरेंट नेम वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तब आपके यहाँ सेव का मतलब होता है पहली बार जिसको हम सेव करते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग यहाँ पे फाइल को दोबारा से रीनेमिंग करते हैं या किसी डिफरेंट नेम के साथ सेव करना चाहते हैं तब आपको सेव एज करना है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, कई बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे है थिसरूरस, यहाँ पे थिसरूरस, यहाँ पे ये एक टूल होता है जो MS वर्ड के अंदर यहाँ पे थिसायूरस भी इसको कहते हैं। तो थिसायूरस जो है टूल है MS वर्ड के अंदर जो किसके लिए यूज़ होता है, ऑप्शन है आपके पास, क्या वो थिसरूरस स्पेलिंग सजेशन के लिए, ग्रामर चेकिंग के लिए, सिनोनिम्स वर्ड्स के लिए, या फिर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है थिसायूरस। तो यहाँ पे आपको इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन B विल बी द राइट आंसर। जिस तरीके से ऑटो करेक्ट होता है उसी तरीके से यहाँ पे ग्रामर की चेकिंग के लिए यहाँ पे आप थिसायूरस का यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने एक बार देखा था जो F7 थी वो स्पेलिंग चेकिंग और यहाँ पे ग्रामर की चेकिंग के लिए हम इसका यूज़ करते थे। अब डायरेक्ट अगर आपको इसका यूज़ करना हो थिसायूरस का
तो यहाँ पे आप इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको इसको रिव्यू करना है तो सबसे पहले आप कहाँ पे जाएंगे, आप जैसे ही अपने सिस्टम को ऑपरेट करेंगे MS वर्ड, वहाँ पे आपके पास रिव्यू होगा, रिव्यू बटन पे आपको जाना है, वहाँ पे आपका ये ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद आप क्लिक करके वहाँ पे उसकी ऑटो करेक्ट, उस फाइल के अंदर जितनी भी मिस्टेक्स होंगी वो आपको दिख जाएंगी। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की से यहाँ पे इसको ओपन करना है, Shift+F7 का यूज़ करके वहाँ पे आपके पास ये थिसोरस का जो ऑप्शन है वो आपको दिख जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप किसका जो स्पेलिंग और ग्रामर कमांड्स होती हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा है स्कूल, SCHOL। आप सभी को पता है इसकी स्पेलिंग गलत है और मैंने इसकी स्पेलिंग करेक्ट करनी है, और मैंने इसी प्रकार की स्पेलिंग पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर 10 पेज के अंदर सेम लिखा है। जहाँ जहाँ मैंने स्कूल टर्म का यूज़ किया है या इस वर्ड का यूज़ किया है, मैंने वहाँ पे इसी तरीके से इसकी क्या लिखी है, स्पेलिंग लिखी है। इसको आपको करेक्ट करना है एक ही बार, तो यहाँ पर आप इंसर्ट करेंगे स्कूल की जो प्रॉपर एक्चुअल जो स्पेलिंग है उसको मैं जब लिखूंगा इसके अंदर, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसकी वजह से जहाँ जहाँ पे भी आपने इस वर्ड का यूज़ किया होगा वो उसको ऑटोमेटिकली खुद ही खुद करेक्ट कर देगा। तो ये है यहाँ पे थिसोरस का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ऑर्डर टू चूज द फॉन्ट फॉर ए सेंटेंस इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करते हैं, किसी फॉन्ट साइज़ को यहाँ पे चूज़ करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि फॉन्ट साइज़ होता क्या है और इस फॉन्ट साइज़ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम जो यहाँ पे साइज़ होती है वो कितनी होती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन होता है। यही स्लाइड से इसका काम तमाम करेंगे। ऑप्शन ए है आपके पास सेलेक्ट फॉन्ट, उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू पे जाओ, सबसे पहले फॉन्ट को सिलेक्ट करो, उसके बाद एडिट मेन्यू में जाओ, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट फॉन्ट इन द टूल्स मेन्यू से यहाँ पे फॉन्ट को सिलेक्ट करो, या सिलेक्ट फॉन्ट इन द व्यू मेन्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये व्यू मेन्यू तो कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हम फॉन्ट की बात कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका सही आंसर आपको क्या होगा, सबसे पहले हमें तो अगर फॉन्ट साइज़ की बात करें तो हमें फॉन्ट को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसको फॉर्मेटिंग मेन्यू के अंदर जाना है, या फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाके उसको यहाँ पे फॉन्ट जो है वो उसको हमने चूज़ करना है। किस तरीके से यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जब आप यहाँ पे फॉन्ट के ऊपर जाते हैं, क्लिक करते हैं, इस प्रकार का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर रोमन, कैलिब्री, इस तरीके से आपको कोई और भी दूसरे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये बी यहाँ पे आपको बोल्ड के लिए, इटैलिक के लिए ये यहाँ पे, और यहाँ पे अंडरलाइन के लिए यहाँ पे यू का जो नीचे जो बार है उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये रेफरेंसेस लेआउटिंग के लिए भी होता है, कलर्स भी यहाँ से दिए जाते हैं, उन सभी की बात करें। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है जो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज़ होती है, यानी फॉर्मेटिंग जो टूल बार है, क्योंकि ये यहाँ पे एडिट मेन्यू के साथ जितने भी ये ऑप्शन आपके पास ये फॉर्मेटिंग टूल बार के तरीके से काम करते हैं। इसकी अगर मिनिमम साइज़ की बात करें तो फॉन्ट की तो 8 होता है, लेकिन अगर इसकी मैक्सिमम साइज़ की बात करें तो 72 होता है। ये आप सभी को अपने माइंड में अच्छे से रिमाइंड रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ द वर्ड रैप। ये वर्ड रैप मैंने बाद में भी यहाँ पे आप सभी के लिए लाया है, लेकिन यहाँ से भी आप सीखेंगे कि ये वर्ड रैप होता क्या है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है वर्ड रैप का, इनमें से कौन सा है। तो अगर आपको पता है तो ऑप्शन देने की, यानी ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, आप आंसर देने की कोशिश करें। ऑटोमेटिकली ऑप्शन 1 है यहाँ पे आपके पास, ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। यानी यहाँ पे जो वर्ड रैप होता है ये खुद ब खुद जब आपकी लाइन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, या ये जो वर्ड रैप है आपको डॉक्यूमेंट के बॉटम पे अपीयर होता है। ये आपको ये अलो करता है ताकि आप उसके डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को आप टाइप कर पाएँ। ये टेक्स्ट के ऊपर बात करें, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। यह सभी के सभी ये आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा ए है, ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। और ये क्वेश्चन मैंने रिपीट भी करा है, वहाँ पे आपकी यहाँ पे कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए यहीं पे मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आप जब 38 के आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा, आपको ही ये आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक इन MS वर्ड। अभी हमने यहाँ पे इसको डिस्कस करा है, इसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। क्या वो F5 है, F7 है, Ctrl+F7 है, या Alt+F7 है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए, या आपको धड़ाधड़ आंसर दे दे। F7 की बात करें, हमने डायरेक्ट फंक्शनल कीज़ के अंदर भी देखा था कि F7 को हम डायरेक्ट जब प्रेस करते हैं तब आप स्पेलिंग चेक किसी MS वर्ड के अंदर कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं। सबसे पहले तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। जब हम किसी शॉर्टकट कीज़ की क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वहाँ पे आपके लिए 5, 6, 10 जितनी भी शॉर्टकट कीज़ होंगी इंपॉर्टेंट, उन सभी को कवर कर देंगे इस लेक्चर के साथ ही, ताकि आपको इसके लिए दोबारा से एक्सेस ना कर पाएँ। एक दूसरा सिंपल से आपको मैं फंडा बता दूं, आप सोचेंगे लेक्चर से आपको इस सारी प्रिपरेशन हो जाएगी।
नो डाउट कि आपकी पूरी की पूरी यहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगी और ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के रिलेटेड बन सकते हैं और पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे ब्रॉड करा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इन लेक्चर्स को देखने के बाद या पहले जिस तरीके से भी आपके लिए कंफर्टेबल हो उसके बाद एक बार ज़रूर आप बुक्स को भी देखें, क्योंकि बुक्स से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। या इन शॉर्टकट कीज़ या जो मटेरियल मैंने आपको स्क्रीनशॉट के लिए कहा इसका एक अलग से अपनी गैलरी के अंदर फोल्डर बना दें ताकि आपको डायरेक्ट कंप्यूटर के पोर्शन का एक्सेस मिल जाए। जब आप एल्ट और कंट्रोल के साथ सी को प्रेस करते हैं एक साथ तो यहाँ पर आप कॉपीराइट सिंबल जो होता है उसका यहाँ पर यूज़ करते हैं। कुछ इस प्रकार का आपको कॉपीराइट सिंबल देखने को मिलेगा। उसके बाद कंट्रोल और F4 को जब आप प्रेस करते हैं ये किसी डॉक्यूमेंट को एक्टिव करती है MS वर्ड के अंदर, ये पहले भी हमने देखा। कंट्रोल और S को हम कहते हैं तो किसी डॉक्यूमेंट को एक नए नेम के साथ एज ए सेव एज का काम करता है। ये सेव एज का काम करता है जब भी किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को हमें न्यू नेम देना हो। जब आप कंट्रोल+D शिफ्ट को प्रेस करते हैं या फिर कंट्रोल+Shift+F को प्रेस करते हैं या कंट्रोल+Shift+P का काम करते हैं, ये तीनों का तीनों यहाँ पे एक शॉर्टकट कीज़ हैं जो यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करती है। ये बात याद रखना आपको, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे आपको ये हो सकती है कंट्रोल+D, ऑप्शन बी है कंट्रोल+Shift+F, ऑप्शन सी है आपके पास कंट्रोल+Shift+P। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाउ यहाँ पे आप ज़रूर टिक करें। उसके बाद कंट्रोल+G की बात करें तो शॉर्टकट की है यहाँ पे, ये फाइंड और रिप्लेस करते किसी डायलॉग बॉक्स को। इस तरीके से यहाँ पे किसी मिस्टेक को आपको फाइंड करना है, इसको दबाने के बाद वहाँ पे करें मिल जाए, क्या रिप्लेसमेंट करनी है वहाँ पे उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं उसकी जगह पे। इसके लिए यहाँ पे कंट्रोल+G का यूज़ होता है। कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपको इंटरफेस का देखने को मिलेगा। फाइंड के लिए यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो किस मिस्टेक उसको आप करेक्ट करेंगे, उसको आप ये फाइंड करेंगे और उसको रिप्लेस किससे वर्ड से करना है। सपोज करो यहाँ पर मैंने लिखा है लाइक, मेरे को लाइक फाइंड करना है लेकिन मुझे लाइक की जगह लिखना है सिमिलर। तो यहाँ पे मैं सिमिलर करूँगा, जहाँ जहाँ पे मैंने उस डॉक्यूमेंट के अंदर लाइक का यूज़ किया है वहाँ पे अभी मेरे यहाँ पे क्या रिप्लेस ऑल करने से यहाँ पे पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा, मीन्स कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए काफ़ी प्यारी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल+H। 2007 से अबाउ जितने भी विंडोज़ हैं या MS वर्ड ऑफ सॉफ्टवेयर हैं एप्लीकेशन है उनके अंदर यहाँ पे यूज़ होता है। कंट्रोल+H का आप यूज़ करें। अब यहाँ पे अगर फाइंड के लिए आपको यूज़ करना है तो फाइंड के लिए आप कंट्रोल+F का यूज़ करें। इस प्रकार की यहाँ पे पूरी स्लाइडिंग को मैंने प्रिपेयर करा और आप सभी के लिए, ताकि आपको यहाँ पे चलाना भी आ जाए। अब आप ही बताएं क्या इस प्रकार का अगर आपको कंटेंट दिया जाता है कि आपको इस यूट्यूब को सपोर्ट करने की आपको नहीं लगता है कि ज़रूरत है, कि आपको ये नहीं लगता कि सर भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं हमारे लिए लेक्चर बनाने में। आप सभी तो यहाँ पे या आप तो सिर्फ इनको सुनते हैं, हमें पहले सबसे पहले बुक्स खुद पढ़नी पड़ती है, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं। देन आफ्टर वी मस्ट हैव टू प्रिपेयर स्लाइड्स, और ऐसी स्लाइड्स भी प्रिपेयर करनी है जिनको हम बिना बुक्स देखे यहाँ पे आपको समझा पाएँ और आपको भी समझाने के काबिल हो वो। तो इस प्रकार की आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो आप ही यहाँ पे जस्टिस करें कि सब्सक्राइब और सपोर्ट ऐसे चैनलों को मिलनी चाहिए, या फिर वो कॉमेडी टाइप्स चैनल या जो कॉपी पेस्ट होते हैं उनको। बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड टेबल। जब आपको पास MS वर्ड टेबल आता है उसके अंदर यहाँ पे कितनी मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती है। जब आप टेबल के ऊपर प्रेस करते हैं जो आपके शुरू का देखने को मिलता है क्या होता है, क्या वो 1 कॉलम और 1 रो होती है, 2 कॉलम्स और 1 रो होती है, 2 कॉलम्स 2 रोज होती है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा 1 देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है कि जब मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की बात करें MS वर्ड टेबल में शुरू में मिनिमम बोल रहा है, यहाँ पे कोई मैक्सिमम की बात नहीं हो रही। मैक्सिमम की बात करें तो वो बात करेंगे, लेकिन मिनिमम बात करें तो 1 कॉलम और 1 रो। मैक्सिमम की बात करें यहाँ पे 1 से लेके 63 के बीच में यहाँ पे आप रोज और कॉलम्स को MS वर्ड टेबल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज की बात करें, यहाँ पे कॉलम्स की बात करें, सॉरी कि यहाँ पे कॉलम्स की बात हो रही, रोज की नहीं, सिर्फ कॉलम्स की बात करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अगर बात करें वर्ड टेबल के अंदर तो यहाँ पे 1 और 63 कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज की बात करें वर्ड्स 2007 के अंदर, यानी 2016 और 2021 के अंदर, तो वहाँ पे आप 1 से लेके लगभग आप 3 लाख, यानी यहाँ पे लगभग 32,767 रोज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है आप सभी को ये पता होना चाहिए। यहाँ पे आपकी अगर 3 है, 3 की पावर 2, ओ के साथ मैंने यहाँ पे 2 दे दिया। अब यहाँ पे आप ये बताएं कि सबस्क्रिप्ट क्या है और सुपरस्क्रिप्ट क्या है। इस टर्म को समझने के लिए आपको सबसे पहले अगर आपको सबस्क्रिप्ट देनी है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसका सही आंसर किस तरीके से।
जब आपको सबस्क्रिप्ट दबाने के लिए ऑप्शन क्या देना पड़ता है, कंट्रोल के साथ प्लस और उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू को इकट्ठा प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल के साथ प्लस और फिर माइनस को इकट्ठा प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पे आपको प्लस और इक्वल टू इकट्ठा शिफ्ट करना पड़ता है, उसके बाद कंट्रोल प्लस यहाँ पे शिफ्ट प्लस के बाद आपको माइनस इकट्ठा शिफ्ट करना पड़ता है जब आपको सबस्क्रिप्ट हो। तो बात करें यहाँ पे सबस्क्रिप्ट ये होता है, ये जो आपको 2 दिख रहा है H2O, ये 2 जो आपका एज ए सबस्क्रिप्ट यूज़ होता है और कई बार आपको फॉर्मूलेज के अंदर लिखना भी होता है, लैपटॉप के अंदर भी कई डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखना होता है, वहाँ पे हर एक का सिर दुखना शुरू हो जाता है कि किस तरीके से इसको लिखे। तो आपको ये शॉर्टकट ये याद होनी चाहिए। सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पर्सनल वर्क के लिए भी एक लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये आपके काम को और फास्ट कर सकती है। सुपरस्क्रिप्ट की बात करें जिसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट के बाद आपको इक्वल टू प्रेस करना है। ये आपका जो 2 दिख रहा है ये यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का सबसे बेस्ट है। जब भी किसी की पावर होती है उसको आप सुपरस्क्रिप्ट करते हैं। अगर डाउन साइड में हो, मॉलिक्यूल्स की बात करें C2H12O6 की बात करें, इस तरीके से हम ग्लूकोज के तरीके से किसी और का भी फॉर्मूला ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे K2Cr2O7 की बात करें, इस तरीके से है ना, आप जिस तरीके से भी जहाँ पे भी जिसकी डाउन साइड वैल्यू होती है वो आपका सबस्क्रिप्ट और जिसकी पावर में होती है तो आपका सुपरस्क्रिप्ट, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपके जो इंटरफेस है वहाँ पे भी दिया होता है, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी जो सबस्क्रिप्ट है वो डाउन साइड में है और सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे अप साइड में, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये बाद में समझने में आसानी हो। यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ की बात कर रहे थे, कुछ शॉर्टकट कीज़ की और बात कर लेते ताकि हमारा और थोड़ा सा सरल हो जाए। हम आस्ता आस्ता जब तक एंड करें इस लेक्चर का वहाँ पे हमारी ये शॉर्टकट कीज़ भी प्रिपेयर हो जाए। कंट्रोल और N को हम प्रेस करते हैं ताकि एक नया न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए। कंट्रोल और W को हम प्रेस करते हैं, ये नहीं हमने देखा, ये विंडो को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल प्लस K, इसके ऊपर क्वेश्चन 2 से 3 बार बैंकिंग के अंदर देखने को मिला मेरे को। शॉर्टकट की है, ये हाइपर लिंक को करती है। सपोज करो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको यहाँ पे यानी रेफरेंस देना हो, रेफरेंस लिंक देना हो, तो आप गूगल का जो हाइपर लिंक होता है उसको यहाँ पे आप दे सकते हैं। कंट्रोल और K के साथ आपको प्रेस करना है। उसके बाद कंट्रोल प्लस B को आप प्रेस करके यहाँ पे जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस B को डायरेक्ट प्रेस करें तो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट जो होगा वो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस P की बात करें तो जब आपको किसी प्रिंट बॉक्स को या डायलॉग बॉक्स को ओपन करना हो तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट आपको कंट्रोल प्लस P दबाएं, आप फाइल को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप प्रिंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस T की बात करें तो यहाँ पे ये हैंगिंग इंडेंट के लिए यहाँ पे इसका यूज़ होता है। अब ये हैंगिंग इंडेंट क्या होता है उसकी भी बात करेंगे, किस प्रकार से यहाँ पे इसको समझना है। इसके भी मैंने डेफिनेशन के साथ साथ आपको पूरा इंटरफेस पे किस तरीके से है वो भी बताया। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर को बात करें तो अगर आपको किसी कॉलम को ब्रेक करना हो और एक नया कॉलम शुरू करना हो उसके तुरंत, तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स, जब आप कंट्रोल प्लस यहाँ पे क्या P दबाएंगे तो ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपका देखने को मिलता है। इस प्रकार का होता है यहाँ पे आपका, जहाँ पे आप इसके मार्जिन्स भी दे सकते हैं, टॉप, लेफ्ट और गटर मार्जिन। ये गटर मार्जिन के ऊपर एक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मार्जिन। टॉप, लेफ्ट और गटर ही मार्जिन होते हैं। आपके पास वहाँ पे सेंटर भी दिया होता है, तो वहाँ पे ये बात याद रखें कि सेंटर वो रॉन्ग है। सेंटर को आप बिल्कुल भी मार्जिन के हिसाब से आप ठीक ना करें, वो आपका गलत है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑप्शन पर मार्जिन, तो वहाँ पे आप सेंटर को राइट कर सकते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन की बात करें, लेआउट के अंदर आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप देखने को मिलेगा। क्वेश्चन के साथ इसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका मल्टीपल पेजेस देखने को मिलते हैं। ये आपका ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स कुछ इस प्रकार का दिखता है। उसके बाद मैंने हैंगिंग इंडेंट की बात करी है, ये सेकेंड लाइन इंडेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है उसकी भी बात करेंगे। ये यहाँ पे सेकंड लाइन इंडेंट भी इसको कहा जाता है। ये पहली लाइन जब पूरी होती है उसके बाद जो फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ है उसका अगर मार्जिन के साथ उसको मार्जिन उसका चेंज करना, उसकी पोजीशन भी उस टाइम पे इसका यूज़ करते हैं ताकि दूसरी लाइन के साथ, यानी यहाँ पे पैराग्राफ कोई एंड नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे अगर एंड हो रहा है तो यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है या थोड़ा सा गैप बना के, नहीं, विदाउट गैप यहाँ पे सेकेंड लाइन से ही दूसरा यहाँ पे आपका पैरा या दूसरी यहाँ पे इंडेंट शुरू हो जाती है, इसीलिए इसको आप हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। और यहाँ पे आपको इसकी प्रकार का देखो, फर्स्ट लाइन के बाद या हैंगिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके बीच का जो आपको डिस्टेंस इस पैरा और इसके बीच में वो 0.5 नॉर्मल रहता है, उसके आपने हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज हेडर एंड फुटर इज प्रिंटेड। आपको पता है कि हेडर और फुटर क्या होता है? अगर नहीं पता तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ।
जो आपको यहाँ पे पेज के ऊपर वाला जो टॉप वाला, जहाँ पे अगर सपोज करो आप किसी बुक का नाम लिखते हैं, जैसे मेरी एक बुक आई थी गिव डायरेक्शन टू योर इमोशन, मैंने उसका नाम पहले टाइप करा, जितने भी मेरे उस बुक के पेजेस टाइप करे मैंने, हर एक बुक के ऊपर यहाँ पे टॉप पे देखने को मिला, और नीचे मैंने यहाँ पे कोट लिखा था, वो कोट पूरी की पूरी बुक के हर एक पेज पे था। इसका मतलब हेडर और फुटर्स का क्या काम है, यहाँ पे किस पेज पे होता है, क्या वो पहले पेज पे ही प्रिंट होता है, अल्टरनेट पेज पे होता है, हर एक पेज पे होता है, इसमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर मैंने यहाँ पे खुद ही बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है सी है, हर एक पेज पे वो फुटर और यहाँ पे जो हेडर होता है वो आपको शो होगा। आप बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, पावर पॉइंट के अंदर जो हेडर और फुटर होता है ये सिर्फ इंसर्ट टैब के थ्रू यहाँ पे जो ग्रुप की होती है, जहाँ पे आपका नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है वहाँ पे आप इसका क्या, वहाँ पे आपको ये फॉन्ट अवेलेबल देखने को मिलेगी। अगर आपको हेडर्स और फुटर्स को व्यू करना है तो आपको यहाँ पे बॉटम के अंदर यहाँ पे स्क्रीन पे एक इस प्रकार से यहाँ पे आप जब जाएंगे इंटरफेस पे, यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आप प्रेस करके इसका व्यू देख सकते हैं किस प्रकार से, यानी जो प्रिंट प्रीव्यू मोड होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टू व्यू हेडर्स एंड फुटर्स वी मस्ट स्विच टू डैश डैश, ऑप्शन में आपके पास दिया होगा प्रिंट लेआउट व्यू, या उसकी जगह पे कभी कभी आपको प्रिंट प्रीव्यू मोड भी दिया होता, तो इन दोनों की बात एक ही है, इसमें कन्फ्यूज ना हो। टू अलो पेज हेडर्स एंड फुटर्स अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिकॉर्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप पोर्ट्रेट और उसकी बात करेंगे, यहाँ पे लैंडस्केप की बात करेंगे। अब यहाँ पे इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए? पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम, क्या जो पेज की ओरिएंटेशन है किसी टाइम पे हम इसको बदल सकते हैं? पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिटरमाइंस बाय प्रिंटर, जो प्रिंटर होता है उसके द्वारा ही इसको दिया जाता है या डिटरमाइन करा जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेज ओरिएंटेशन मस्ट बी सेट बिफोर स्टार्ट टाइपिंग, यानी टाइपिंग को शुरू करने से पहले आपको पेज किस प्रकार की साइज़ का चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, उसका लेआउट कितना होना चाहिए, मार्जिन कितना होना चाहिए, इंडेंट कितने होने चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो ऐसा है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सबसे पहले आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको डिस्कस करते हैं। इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आपको पेज ओरिएंटेशन कभी भी आप किसी भी पेज पे कहीं पे भी आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जब आप पेज ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे, यानी लेआउट पे क्लिक करेंगे, देखो सबसे पहले आपको लेआउट पे क्लिक करना है। जैसे आप लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का नया विंडो खुलेगा, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए होंगे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या बीमारी है, तो आप स्क्रीन के नीचे बॉटम पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। अगर आपको पेज ओरिएंटेशन को यानी यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर किसी वाइड फॉर्मेट के अंदर करना हो, तो वाइड के लिए यहाँ पे जब पोर्ट्रेट की बात करें, तो जब आपको लार्ज लेंथ के अंदर कोई पेज चाहिए, यानी किसी पेज की लेंथ अगर आपको लार्ज में प्रिंट करनी चाहिए, तब आप पोर्ट्रेट का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपको उसकी विड्थ यानी चौड़ाई जब इसको आपको लंबी चाहिए, तब आप लैंडस्केप करते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से इनके देखो ये यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखने, लेकिन इसकी विड्थ जो आपको वो बड़ी देखने को मिलेगी। पोर्ट्रेट लेंथ को लार्ज करने के लिए, लैंडस्केप यहाँ पे विड्थ ऑफ पेज को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखें, चेंज द ओरिएंटेशन टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन ए वाइड फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। जब आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब आपको एक नया पैराग्राफ शुरू करना होता है, उसके लिए आप कौन सी की दबाते हैं? पहला ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल प्लस इंटर, उसके बाद यहाँ पे आपके पास डाउन कर्सर की शिफ्ट प्लस इंटर, और या इंटर का डायरेक्ट प्रेस करते हैं। तो ये सभी के लिए कॉमन है, जिसको नहीं भी पता उसने भी यूज़ किया, तो इसका सही आंसर है इंटर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। क्या वो MS वर्ड है, क्या वो ईजी वर्ड है, क्या वो वर्ड परफेक्ट है, या ऑल ऑफ द अबव है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो आपको इसका सबसे सही जो आंसर है सटीक आंसर देना है। देखते हैं आप में से कितने लोग देख पाते हैं। सो जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके ये डी जो ऑप्शन है वो आपको राइट देखने को मिलेगा। अब कैसे, चलो बात कर लेते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक्चुअल में होता क्या है। ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ये टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे किसी रिज्यूम के हिसाब से आपको टेक्स्ट टाइप करना हो, लेटर या रिपोर्ट के हिसाब से, तो उस टाइम पे आप किसी टेक्स्ट को मैनिपुलेट करके अकॉर्डिंग टू रिज्यूमे, अकॉर्डिंग टू लेटर, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, आप उसको यहाँ पे मैनिपुलेट करके उस तरीके का आप अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसके फंक्शंस क्या होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के?
आपको क्रिएटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, सेविंग के लिए, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए इसका यूज़ होता है। कभी कॉपिंग करते हैं आप डॉक्यूमेंट, पेस्ट करते हैं किसी टेक्स्ट को, मूव करते हैं, डिलीट टेक्स्ट करते हैं किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, तब भी आपको यहाँ पे ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे MS वर्ड है, हमने बात करी इजी वर्ड की, वर्ड परफेक्ट की, तो इन सभी का यूज़ होता है। किसी टाइम आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट करना पड़ता है, जैसे आपको फॉन्ट टाइप बदलनी हो, आप उसको बोल्ड करते हैं, आप उसको अंडरलाइन करते हैं, या उसको आप इटालियन स्टाइल के अंदर करते हैं, उस टाइम पे भी ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर काम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट? इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का पार्ट नहीं है? क्या वो वर्ड प्रोसेसर है, क्या वो डेटाबेस है, क्या वो इमेज एडिटर है, या फिर फाइल मैनेजर है? तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जो फाइल मैनेजर है वो उसका यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का पार्ट नहीं है। ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि ऑफिस की बात करें, वर्ड प्रोसेसर हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, इमेज को एडिट कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे आपके पास हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। अब इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर्स और इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन्स ऑन द डैश डैश टूल बार इन MS वर्ड। MS वर्ड के कौन से ऐसे टूल बार पे यहाँ पे इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर्स, इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट जैसे ये बटन्स शो होते हैं? क्या वो एडिट टूल बार होता है, हेडर एंड फुटर होते हैं, टैब्स होता है, या फॉर्मेटिंग होता है? सो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आपको यहाँ पे एडिट ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो एडिट ऑप्शन है इसका यहाँ पे आपको सही आंसर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज़ टू चेंज मार्जिन्स? अपने शुरू में मार्जिन्स की बात करी थी, इनमें से कौन सा यहाँ पे मार्जिन्स के लिए यूज़ किया जाता है? क्या वो स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है, या फिर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है? क्वेश्चन नंबर 19 इसका जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा वो होता है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि जब आप इस तरीके से आप लेआउट पे काम करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप मार्जिन्स की बात करेंगे, टॉप शॉप, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर किस प्रकार का आपको देखने को मिलता है? तो आपका पेज सेटअप का ऑप्शन आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट गटर मार्जिन्स दिए होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट भी यहाँ पे आपके पास है। आपको मार्जिन कितना रखना है? 1 इंच का रखना है, 2 इंच का रखना है, गटर की पोजीशन लेफ्ट राइट होती है तो वो किस प्रकार की रखनी है, आपको पेजेस नॉर्मल चाहिए या किस तरीके से चाहिए वो भी आप, उसके बाद आप अप्लाई पूरे डॉक्यूमेंट पे करना चाहते हैं या उन्हीं पेजेस के ऊपर, तो वो भी अप्लाई करके आप सेट कर सकते हैं। ओके करके आपका वो चेंजिंग पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल्स मेन्यू डिस्प्लेज द नंबर ऑफ वर्ड्स एज वेल एज द नंबर ऑफ डैश डैश इन द करंट डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा जो वर्ड काउंट कमांड है जो मेन्यू बार पे डिस्प्ले होती है? अब यहाँ पे क्या वो नंबर ऑफ पेजेस डिस्प्ले होते हैं, क्या वो नंबर ऑफ लाइंस कितनी हुई इस डॉक्यूमेंट में वो डिस्प्ले करता है, कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करता है, या पैराग्राफ, या सभी को? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ई है। यहाँ पे ये सभी को डिस्प्ले करता है। कैसे? तो इस प्रकार का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रिव्यू, आप सबसे पहले क्या करें, रिव्यू करें, उसके बाद आप वर्ड काउंट के ऊपर इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप वर्ड काउंट को प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका विंडो खुलेगा, जिसके अंदर आपकी पेज 1 है, उस पेज पे वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं जिनके बीच में स्पेस नहीं है, कैरेक्टर्स ऐसे कितने जिनके बीच में स्पेस है, पैराग्राफ्स और लाइंस का यहाँ पे दिया होता है। तो यहाँ पे आपको कितनी लाइन्स है और उसके बाद क्लोज कर देना, यहाँ से आपको पता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, इन ऑर्डर टू ईमेल ए वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विद इन MS वर्ड, अगर आपको विद इन MS वर्ड से किसी को यहाँ पे अपनी फाइल को ईमेल करना हो तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ऑफिस बटन को दबाएंगे, उसके बाद किसको सेंड करना है, जिसका मेल है, जिसको रेसिपिएंट, जिसको अगले जिसको आप मेल भेज रहे हैं उसका मेल लिखें, उसके बाद क्लिक कर दें, या सेव द फाइल एज एन ईमेल अटैचमेंट, या फिर स्टार्ट आउटलुक एंड अटैच द फाइल व्हाइल ओपन ऑन द वर्ड, या फिर कोई आपको इस तरीके का इम्पॉसिबल ऑपरेशन, यहाँ पे ये इम्पॉसिबल ऑपरेशन है, यानी ये नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका जो सही आंसर है वो ए है। यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, अगली बार हम दूसरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड्स? अगर आपको फील्ड कोड्स को यहाँ पे डिस्प्ले करना, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? इसी के साथ कुछ और भी शॉर्टकट देखेंगे। Ctrl+F9 है, Alt+F9 है, Shift+F9 है, या Space+F9 है, जिसमें से आपको बताना है कि क्या है वो। तो आप इसकी जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 22 का, वो आपको बी देखने को मिलेगा। जब भी आपको कहीं डिस्प्ले फील्ड कोड्स को शो करना हो तो उसके लिए आप Alt+ यहाँ पे F9 का यूज़ करें। इस प्रकार का जब आप Alt+F9 का यूज़ करेंगे तो इस प्रकार का आपको डेटा का रेफरेंस देखने को मिलेगा, और उस डेटा के अंदर यहाँ पे आप अपने हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं कि किसके थ्रू यहाँ पे आपने इसका यूज़ किया है।
हाइपरलिंक यहाँ पे आपको समझ आनी चाहिए। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। अभी अगर आप किसी मैनुअल लाइन ब्रेक करनी हो, जब आप लिख रहे हैं उसके लिए आपकी शॉर्टकट की क्या है? क्या वो स्पेस के बाद आपको इंटर करना है, एल्ट के बाद इंटर करना है, कंट्रोल के बाद इंटर करना है या शिफ्ट के बाद इंटर करना है? तो आपको ये पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसके लिए आपका शिफ्ट के बाद आप इंटर करेंगे तो आपका जो मैनुअल लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी इस प्रकार से। यानी शिफ्ट प्लस इंटर की बात करें तो ये मैनुअल लाइन ब्रेक करने का एक शॉर्टकट तरीका है। यानी यहाँ पे ये है, ये मैनुअल लाइन यहाँ पे यहीं से आपने ब्रेक करके यहाँ चला गया। लेकिन जब आपको पैराग्राफ के अंदर चेंज करना है तब आप इंटर ही की का बदलते हैं। अगर आप शिफ्ट प्लस इंटर तो यहाँ पे मैनुअल लाइन ब्रेक होती है। लेकिन अगर आपको पैराग्राफ को चेंज करना है तो आप इंटर की को प्रेस करके आप पूरा MS वर्ड के अंदर जो न्यू पैराग्राफ है उसको शुरू करेंगे। कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लें अगर बाद में आपको समझ नहीं आएगी। कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, इनकी स्क्रीनशॉट ले लें आप। सबसे पहले कंट्रोल प्लस F की बात करें, ये फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस J की बात करें तो ये अलाइनमेंट को जस्टिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस E की बात करें, जैसे आपके पास होता है लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, सेंटर अलाइनमेंट होती है और यहाँ पे राइट अलाइनमेंट होती है। तो यहाँ पे आपको अगर जस्ट अलाइनमेंट को जस्टिफाई करना हो तो कंट्रोल प्लस J दबाते हैं। अगर आपको सेंटर करना हो तो कंट्रोल प्लस E दबाते हैं। लेफ्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस L दबाते हैं। राइट करना हो तो कंट्रोल प्लस R दबाते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 की बात करें तो ये एक्टिवेट करता है, जो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होती है आपकी उसको यहाँ पे क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। इस तरीके से यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ ए मेल मर्ज मैन डॉक्यूमेंट। जब आप किसी मैन डॉक्यूमेंट के साथ कोई दूसरा कंटेंट को मर्ज करते हैं वो क्या डिस्क्राइब करता है सही से? क्या वो स्टाइल्स एंड फॉन्ट्स फॉर द डेटा सोर्स डिस्क्राइब करता है? क्या वो इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूनिक फॉर एवरी फॉर्म लेटर क्रिएट करता है? इन्फॉर्मेशन दैट इज़ सेम फॉर एवरी लेटर वो क्रिएट होती है, या ये सभी क्रिएट होते हैं या इनमें से कोई भी नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 24 है, उसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन दैट इज़ सेम फॉर एवरी लेटर वो यहाँ पे क्रिएट होती है। तो ये बात आपको याद रखना। लेकिन यहाँ पे एक ये टर्म जो है आपके पास मेल मर्ज प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं। मेल मर्ज की बात करें, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए, जिसको आप डेटा सोर्स भी कहते हैं। और यहाँ पे इसके साथ जब आप दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ इसको कंबाइन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका मैन डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब बात करें डेटा सोर्स की बात करें तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है या स्प्रेडशीट हो जाए या कोई डेटाबेस हो जाए जहाँ पे आपकी पर्सनलाइज जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे हो, जैसे आपके नेम वहाँ पे हो, एड्रेसेस वहाँ पे हो, फ़ोन नंबर्स वहाँ पे हो, वो आपका डेटा सोर्स है जहाँ से आप डेटा सोर्स फैच कर रहे हैं। मैन डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये आपका कोई फॉर्म लेटर आ गया, कोई लेबल्स आ गए, कोई ईमेल या डायरेक्टरी है, ये आपके मैन डॉक्यूमेंट है और डेटा सोर्स। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए मेल मर्ज के थ्रू। ये स्लाइड आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स के अंदर लिख सके तो लिख लें, प्रिंट करके चिपकाएं तो चिपका सके, जिस प्रकार से भी। बट ये मेल मर्ज का जो प्रोसेस आपको भूलना नहीं, डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जब आप यहाँ पे डेटा सोर्स की बात करें तो यहाँ से आप अपने डेटा को क्लिक कर सकते हैं, तो इस प्रकार का आपको MS एक्सेल के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन मैन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखो जितने भी आपको चाहिए तो इस प्रकार से फील्ड 1 फील्ड 2 इन्फिनाइट यहाँ पे आपके ओपन हो सकते हैं। ये आपका मैन डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये आपका खाली डेटा सोर्स है, यहाँ से आप रजिस्टर्स कर सकते हैं किसी के नेम, फील्ड 1 जैसे आप नेम 1 यहाँ से उठा के रख सकते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का यहाँ पे अगली बार हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग है। वर्ड 2007 के अंदर बात करें, जो आपका जूम बटन होता है जो जूमिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो कहाँ पे प्लेस्ड होता है? क्या वो व्यू टैब पे प्लेस होता है? क्या वो स्टेटस बार पे प्लेस्ड है? क्या वो होम टैब पे या रिबन टैब पे या दोनों, बोथ A एंड B? तो यहाँ पे इसका जो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा वो बोथ A एंड B, व्यू टैब पे भी और स्टेटस बार पे भी आपको ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका ये जूम बटन, ये स्टेटस बार आपका आ जाता है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 100% जूमिंग किस प्रकार से देखने को मिलती है, जूमिंग की मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखें। जो मिनिमम जोन परसेंटेज होती है यानी यहाँ पे, तो वो क्या है 10 तक है। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें आपकी जूमिंग की तो वो 500 तक रहती है। देखो यहाँ पे 110 फुल करेंगे तो 500% यहाँ पे आपका जूम हो जाएगा। तो ये जूम है, आपको याद रखनी है कि कहाँ तक ये जूम होता है, इस प्रकार से आपको ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत सारा अच्छा मटेरियल यहाँ पे इसके आगे भी है, लेकिन टाइम यहाँ पे अलो नहीं कर रहा है। अगले लेक्चर के अंदर फिर से हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे मीन्स डिवाइड करने के बाद ही हम इनको पार्ट्स के अंदर ही सीखेंगे, क्योंकि
आप डेली सीखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी बोर हो जाते हैं। बहुत अच्छा मटेरियल यहाँ पे आप सभी के लिए आगे पेंडिंग है। नेक्स्ट कल के लेक्चर के अंदर यहाँ पे इसको हम फिनिश कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज नाइस मीटिंग विद यू ऑल गाइस। आई होप ये लेक्चर, ये जो सीरीज टेस्ट सीरीज हमने शुरू करी है, MCQ सेशन के तरीके से इसको ले लें, काफ़ी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के अंदर हेल्प प्रोवाइड कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन और शेयर ज़रूर कर दें। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू।